देखो क्वेश्चन करे थे सेंटर ऑफ मास का, करो क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन 3 करो। अब थिन, मैं भी जा रहा हूँ उधर क्लास करने थोड़ा। अरे ये अक्सर क्वेश्चन गलत ही करते हैं, फंस जाएंगे। A thin uniform flat plate of mass 4.5 kg is in the form of a L shaped lamina। ये बहुत बड़ा स्कूल एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। L के शेप का लैमिना है, as shown। भूख भी लग गई साथ में X Y, ये L शेप है, L। अरे बहुत बड़ा है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। L शेप्ड लैमिना यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा है, दोनों एक जैसा ही बनाना। पता नहीं कैसा बना। L शेप्ड लैमिना है, पूरा मास कितना दिया? 4.5 kg का। फाइंड द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन और थोड़ा पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है। इसका दे रहा है 4 0, इसका दे रहा है 0 4। अरे समझ, और बनाना है इसका हमें सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर पहुंचेगा, ये बताना, बना के देखो। तो ये देखो आप लोग बना नहीं पाए, जबकि मेरे को उम्मीद था कि आप लोग मुझे बहुत लोग बना देंगे क्वेश्चन। और थिन यूनिट बन गया है। बोलो आंसर, कौन कर रहा है आंसर? वो बताओ ना बस। 2 और 8/3, 2 और 8/3, 2 और 8/3 तो 100% ही गलत आंसर है। मैं करता देखो, थिन यूनिफॉर्म फ्लैट प्लेट है, मतलब ये एल शेप का, ऐसा एक एल शेप का प्लेट है। एल शेप का प्लेट आने के बाद अब क्लास में रहो, अब आ भी गए हो तो क्लास में ट्राई करो, नहीं तो ये भी छूटेगा, स्कूल वाला छूट जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं हो। एल शेप का है और मास दिया हुआ 4.5 kg का। तो कुछ लोग बता रहे हैं कैसे अप्रोच होगा, मास M1 M2 कहाँ है, नहीं है, तो सब हो जाएगा। ये सिस्टम को 3 सिस्टम में तोड़ दो ऐसे, ये 3 अलग अलग हो गया। यूनिफॉर्म लिखाने के वजह हमें फायदा हो गया कि ये भी 1.5 किलो का होगा, ये भी 1.5 किलो का होगा और ये भी 1.5 किलो का होगा। एक तो प्रॉब्लम खत्म, M1 M2 M3 हाथ में। अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो इसमें हम लोग जो परसों पढ़े थे सेंटर ऑफ मास, उसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखना, 4.5 का था, 3 हिस्सा में तोड़ दिए तो तीनों का कितना हो गया? अब वो 1.5 kg उसका मास है, वो कहां पर लगेगा? परसों ही तो पता है कि मास हमेशा कहां पर लगता है? मास हमेशा सेंटर ऑफ मास पर लगता है। तो ये जो तुम 3 बॉडी तोड़ लिए हो, ये जो तुम बता रहे हो कि 1.5 किलो होगा, वो तो सही बता रहे हो, बट वो 1.5 किलो भी कहां पर होगा? वो 1.5 किलो ये जो तुम स्क्वायर शेप का बनाए हो, इसके भी बिल्कुल सेंटर पर होगा। यही तो इस चैप्टर का समरी है, सेंटर ऑफ मास। इसका इसके बीच में जो 1.5 किलो तुम बता रहे हो, इसका इसके बीच में जो 1.5 किलो तुम बता रहे हो। अरे समझ, यही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैथ का इक्वेशन लगाओ, बताओ। जैसा ये 4 का था, ये 2 का हो गया, इसके सेंटर पर है। अच्छा, मैथमेटिकली पूछा जाए तो अगर ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जहां पर डायगोनल मीट कर रहा है, वहां पर एक एक स्क्वायर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। हमें इसके मदद से पूरे इस एल शेप लैमिना का बता देना सेंटर ऑफ मास कहां पर। समझ में आया? ये अलग अलग जो तुम तोड़ दिए हो 3 बॉडी, ये स्क्वायर के शेप में जा रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास पूछता तो ये तो खुद ही सेंटर पर है, जहां पर दोनों का डायगोनल मीट कर रहा है। ये तो इसका है, बट ये क्वेश्चन में थोड़ी था। क्वेश्चन तो ये एल शेप है, तुमको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। पागल हो गए, ये इंग्लिश का क्लास करके आ रहा हूँ। ये एक और इधर से ऊपर बताओ कितना हुआ? एक ही होगा। चलो इसका बताओ, एक कैसे? 2 3
और 1, और इसका बताओ 1 और 3। अब बताओ, अब मास भी है 1.5 किलो और कोऑर्डिनेट भी है, और अब फॉर्मूला भी है, परसों किए थे। और ये प्लेन वाला स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास x का अलग निकलेगा, y का अलग। फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, m1x1 3 है शायद, इसमें 3 है। और दिन पढ़ाया गया था 2 पर, क्या ये इंफिनिटी पर भी काम करता है। ये स्कूल एग्जाम का भी क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है, उसको सॉल्व करेंगे अभी। m1 डेढ़, x1 कितना था, 1 का 1 है, फिर डेढ़ ही है, बट x1 3 है, फिर डेढ़ ही है, फिर 1 है, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 4.5 है। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर हो गया डेढ़ डेढ़ 3, 7.5 हुआ है ना, 4.5 और 3 7.5 बाई 4.5, 7.5 बाई 4.5 इस 5 बाई 3 है ना, 1.5 के टेबल कटे, 5 बाई 3 आ रहा समझ। और अब y ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्लास में नोट्स बना हुआ रहेगा तकलीफ नहीं होगा, नोट्स नहीं बना हुआ रहेगा तो तकलीफ होगा। m3y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, इस y ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर, बोलो m1 का डेढ़, y1 था 1, फिर डेढ़, फिर 1, फिर डेढ़, 3 है ना, बाई सेमी सर्कल, अच्छा सेमी आने वाला 7.5 बाई 4.5, दिस इज 5 बाई 3। और लग भी जाता है कि सेम आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जैसा टूटा है और मास यूनिफॉर्म है, तो लग ही जाता है कि सेम जगह पर आएगा। कहां पर आएगा वो अपने डायग्राम में भी शो करना, इससे जब तुम घर पर ये चैप्टर जब रिवाइज करोगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या स्कूल एग्जाम के लिए, तो एक आइडिया भी रहना चाहिए आखिर पढ़ के क्या है, आंसर लाने से कुछ नहीं होता। अब बताओ 5 बाई 3 मतलब कितना हुआ, 5 बाई 3 इज 1.66, ये कितना था, ये तो दो था पूरा, ये 1 है, तो 1.66 लगभग कहां पर आएगा, यहाँ, मतलब x 1.66 यहाँ, और y भी कितना रहा 1.66, मतलब ये कितना था, ये 4 का था, तो ये 2 का है, तो उससे थोड़ा कम ही हुआ, मतलब यहाँ, मतलब इस डायग्राम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है, जो कि पहले ही बॉडी में आ जा रहा है, पहला बॉडी को पार नहीं कर रहा है। इस डायग्राम का सेंटर ऑफ मास जो तुम तोड़े थे, पहला दूसरा तीसरा तो था ही नहीं, तो तुम लिख लिए इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा। एक्चुअली में इसका सेंटर ऑफ मास 5 बाई 3, 5 बाई 3, जो कि पहले ही वाले बॉडी, मतलब जो हम लोग तोड़े उसी में कहीं पर आ जा रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास है। और मीनिंग क्या है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर हम लोग मानते हैं कि पूरे लैमिना का मास वहां पर कंसंट्रेटेड होता है। समरी क्या हुआ कि ये क्वेश्चन तो बनते रहेगा, समरी है कि ये अगर ये फलाना ठिकाना है 4.5 kg का है, इस पे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो 9th में 10th में और आज के क्लास के पहले तक हमें मालूम था कि ये फोर्स इसके सारे पार्ट पे लग जाएगा। आज के बाद मालूम होना चाहिए कि अगर तुम उसमें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अगर लगा रहे हो तो मास, ये जो तुम फोर्स लगाए 5 न्यूटन का 10 न्यूटन का, वो पूरे पर नहीं लगेगा, वो एग्जैक्टली इसका 5 बाई 3 जहां पर है, अगर बिल्कुल उसी जगह पर फोर्स लगा तभी तुम आज तक जो जो फॉर्मूला लगाए हो वो सब काम करेगा, अदरवाइज जितना फॉर्मूला पढ़ कर वो सब गलत हो जाएगा। ये मीनिंग है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी तरह से करना पड़ेगा मैंने। चलो बनाओ, ये एनसीईआरटी प्लस जेईई प्लस नीट तीनों तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों तरफ से सेंटर ऑफ मास का चला हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास है पहले कहां पर, पॉइंट P पर 111 पर। कब, जब उस सिस्टम में पार्टिकल्स है जिसका मासेस कितना है 2, 3, 4 और 5, मतलब एक सिस्टम है 4 मास वाले का, उसका सेंटर ऑफ मास 111 पर है। अब उस 4 मास वाले में से 5 kg वाले को हटा दिए तो सिस्टम कितने पार्टिकल का बच गया, 3 पार्टिकल का, उसका सेंटर ऑफ मास खिसक गया 222 पर। बताना है जिसको खिसकाए हो 5 kg वाले को, उसका पोजीशन वर्ड लिखा हुआ है कहां पर था। पोजीशन मतलब या तो तुम वेक्टर के फॉर्म में उसका पोजीशन वेक्टर बता दो, या फिर सीधा कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो कि किस कोऑर्डिनेट पर था, कहां पर था, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से वो भी बता सकते हो। तो मैं वेक्टर के फॉर्म में बना रहा हूं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बना सकते, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 111 पर था सेंटर ऑफ मास, मैं वेक्टर फॉर्म में बना रहा हूं, तो वेक्टर फॉर्म में ये हम लोग कल परसों पढ़े थे, r ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर कितना था, दिस इज m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस m4r4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4।
1 1 1 है, ये वेक्टर का क्लास। अब जो लोग नहीं किए हैं पहले वेक्टर का क्लास करो, फिर आओ रोटेशनल मैकेनिक्स और सेंटर ऑफ मास करना। 1 1 1 अगर किसी का पोजीशन है तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, यही होता है। M1 R1, M1 कितना था 2, R1 कुछ होगा पता नहीं है, निकालना भी नहीं है, 3 R2 4 R3, बिना वेक्टर के भी बन जाएगा, 5 था ना, R4, नीचे मास का काम पड़ेगा, 2 3 5 4 9 5 14, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 2 R1 वेक्टर प्लस 3 R2 वेक्टर, बिना वेक्टर के भी बन जाएगा, 4 R3 वेक्टर प्लस 5 R4 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 14 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 14 के कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब ऑन रिमूविंग, अब रिमूव कर रहे हैं किसको, M4 था मेरे हिसाब से M4 था 5 kg का, इसको हटा दो तो नया सेंटर ऑफ मास कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जहां भी हो उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा M1 R1 M2 R2 M3 R3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है ना। तो कितना हो गया बताओ जरा सा, कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास 2, दिस इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, अरे समझ, M1 2 ही था ना, R1 वेक्टर 3 R2 वेक्टर 4 R3 वेक्टर बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, 2 3 5 4 9, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर 3 टाइम्स ऑफ R2 वेक्टर 4 टाइम्स ऑफ R3 वेक्टर बराबर 18 आई कैप प्लस 18 जे कैप प्लस 18 के कैप, दोनों इक्वेशन को माइनस, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, 2 माइनस 1 भी कर सकते हो या 1 माइनस 2 भी, तुम्हारी मर्जी। तो 14 आई कैप में से ये गया, दिस इज माइनस 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, इधर 2R1 कट गया, 3R2 कट गया, 4R3 कट गया, और ये 5 टाइम्स ऑफ R4 वेक्टर आ गया, मेरे को R4 वेक्टर ही चाहिए था, R4 वेक्टर दिस इज माइनस 4/5 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर, R4 का पोजीशन पूछा है तो पोजीशन वेक्टर बता दिए, कोऑर्डिनेट ही पूछता तो 5 जो ये बॉडी है, ये जो चौथा वाला मास है, अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना होता तो वो -4/5 कॉमा -4/5 कॉमा -4/5, इसी कोऑर्डिनेट पर था कौन, 4 kg वाला मास, उसको हटाने पर क्या हुआ, 5 kg वाला, सॉरी, मतलब 4th पार्टिकल जिसको हम माने 5 kg वाला, वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से -4/5 -4/5 -4/5 पर था, उसको हटाए तो टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 1 1 1 से हट करके 2 2 2 पर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है। अब क्योंकि पहले जेईई मेंस नीट में ये कई बार पूछा जा चुका है, अब ये स्कूल एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होकर रह गया, और आता ही है सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। हाँ भाई, तो नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 10 20 30, 3 है, उसका सेंटर ऑफ मास 1 -2 और 3 पर है, ये 3 है। अब बोला 40 ग्राम का एक और चौथा पार्टिकल को शामिल कर लो तो सेंटर ऑफ मास 1 1 1 पर चला जाएगा। पूछ रहा जिसको लाने वाले हो उसका पोजीशन क्या दोगे, पोजीशन का मतलब या तो तुम बताओ पोजीशन वेक्टर या फिर तुम बताओ कोऑर्डिनेट। कॉमन सेंस कहता है कि क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है तो आंसर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देना है। कॉमन सेंस ही कहता है कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बनाएंगे तो 3 बार करके बनाना पड़ेगा। वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। कोऑर्डिनेट तो शिफ्ट करने में कोई दिक्कत है नहीं, है ना। बता दो, आंसर बता दो तब तक मैं बनाऊं। केस 1 में आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं। रुको ना, बना रहे पहले 3 ही बॉडी था ना। कितना आ जाएगा ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, आई कैप स्टेटस नहीं प्लीज, स्टेटस की बातें कर रहा है। 10 R1 वेक्टर
बाई 60। देखो एक्चुअली में ग्राम में था, किलोग्राम में करना था, बट ऊपर वाला भी ग्राम में है, नीचे वाला भी ग्राम में, कन्वर्ट करते भी तो कट जाता है। एक्चुअली में करना था किलोग्राम में, बट जरूरत नहीं पड़ेगा। करो आगे पीछे, एक एक काट सकते हो। 10 कॉमन निकाल के काट लो हैं। अच्छा ऐसे ही निकाल दो, चलो मैं भी निकाल 60 आई कैप ऐसे ऐसे काट लेते, मेरे से भी बेवकूफी वाला बनवा रहे बट ये काट रहा है ऐसे, मैं तो नहीं कर रहा, हद कर दिए तुम। हाँ जी गॉड कोड पढ़ लो सब। अरे सेम तो छोटा है ना माइनस, चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो लोग ठीक हो, थोड़ा बहक गए वो। चलो अब ऐसे नहीं, पहले लैंग्वेज लिखो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, क्योंकि कल आपका मेंस का एग्जाम नहीं है, 1.25 साल के बाद है नीट का एग्जाम। वो याद रहना चाहिए ना क्या लिखे थे कॉपी में, अंत में कुछ पता नहीं चले क्या लिखे, पता ही नहीं चल रहा है। ये बोल रहा हमको ऐसे में भी पता नहीं चलेगा। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 40 ग्राम। बाद का तैयारी, आज का तैयारी नहीं है, तैयारी बाद का ही हो रहा है। ट्यूशन आए हो कॉपी में रहेगा, तैयारी अगला स्टेप का सोचो कहां पर हो। कल तुम्हारा एग्जाम थोड़ी है नहीं का ये आने वाला, आज लिख लो कल बना लोगे। 40 ग्राम को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट कर गया। 1 1 1 पता आई कैप। अब बहुत जानते हो तुम, पहली बार कुछ बता रहे हो सही से। देखो सब सीख जाते हो, फिर बाद में भूल जाते हो। जैसे ग्रेविटेशन में पढ़े बॉडी ए बी सी वाला, वो आपको याद रहा तो तुमसे वैसे में भी निकल रहा है परीक्षा। बट अब ये चक्कर में वो भूल चले, वो पढ़ने गए तो कोलिजन भूल गए, कोलिजन में फिर डायमेंशन का सब चीज भूल गए, तो फिर आगे पढ़ के क्या ही कर लोगे। पीछे का जितना हो सके मैनेज करने का ट्राई करो, आगे वाला तो हो ही जाएगा। कितना हुआ 100 आई क्या, बी या 2 जो भी लिखो, दोनों को माइनस कर दो। -40 आई क्या, -220 जे कैप प्लस 80 के कैप प्लस 1 -2 के है ना। हाँ R1 गया, 20 गया, 30 हाँ -40 ठीक है ना। इधर अच्छा मतलब ए में से बी घटा है, हाँ तो -40 यार करो, इधर से इधर माइनस। चलो अब बताओ 40 को काटो, -40 को काटो, कितना बचा आई क्या प्लस 11/2, बस यही आंसर। वेक्टर के फॉर्म में बताओ तो ऐसा यही आंसर है। कोऑर्डिनेट बताने का शौक है तो कोऑर्डिनेट बताओ, 1 होगा, 5.5 होगा, -2 होगा। ये पॉइंट है जिसपे अगर तुम एक 40 ग्राम का मास को इंट्रोड्यूस कर देते हो सिस्टम में, तो सेंटर ऑफ मास 1 -2 3 से खिसक करके 1 1 1 पर चला जाएगा। मीनिंग ये है, क्वेश्चन तो बनते रहता है, मीनिंग ये है क्वेश्चन का। ठीक है लिखो। और तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपसे सेंटर ऑफ मास के तहत ही पूछा जा सकता है, जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। हाँ पहले आ चुका है, सब में पूछ चुका है, मेंस में, नीट में। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, और पिछला वाले में लिखे थे मेंस नीट प्लस स्कूल, ये मेंस प्लस नीट ही लिखाएगा। ये स्कूल लेवल के हिसाब से फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, मेंस नीट को होते रहेगा। क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। एक बड़ा डिस्क है, इसका रेडियस 2r है, 2r है, इसका रेडियस 2r है। फिर एक डिस्क काट दिए। ये डायग्राम तो सर्कल है, समझ रहे होगे। सर्कल तो होगा नहीं, डिस्क 3 डायमेंशनल होगा, स्क्वायर सोच सकते हो, स्क्वायर जैसा डिस्क है ना। इसे क्या कट करना है, रेडियस आर कितना होगा तो इसका, हाँ कितना,
रेडियस r, इसको क्या करना है इसमें से काट करके हटा देना है। तो एक स्फीयर है तो पहले उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? सेंटर मतलब इसमें से कहां पर? आप काट के हटा दिया, अभी भी ऊपर होगा, कहीं जाएगा ना, लिखा हुआ है कहां जाएगा, लिख रहा कहीं चला। अच्छा किस तरफ आएगा, इधर की उधर? इधर ही आएगा, पहले बीच में था, अब और मास कम ही कर दियो, काट के हटा दिए हो तो कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, मान लो डबल डैश पर। आ रहा समझ? और ये दिया हुआ है, हाँ ये अल्फा आ रहा कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क, एक्चुअली में जहां पर था उससे ये अब चला गया अल्फा आर दूरी पर। तुम्हें बताना अल्फा का वैल्यू कितना होगा। इतना क्वेश्चन के बाद भी अगर आप लोग मेंस एडवांस नीट के लिए खुद को रेडी नहीं कर पा रहे हो तो और किस तरह के क्वेश्चन में करोगे? क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन है फिजिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? वो पहले 2r पर था, मतलब एक बॉडी था, इसको काट के हटा दिया, उतना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया, पहले जहां पर था वहां पर नहीं आएगा, तुम ही लोग बता रहे हो, उधर जाएगा वो भी तुम ही लोग बता रहे हो। क्वेश्चन में लिखा होता अल्फा आर पर जाएगा, वो अल्फा का वैल्यू तुम्हें बताना है कि कहां पर जाएगा। ठीक है, क्लियर? दिक्कत मैं बनाता हूं। हाँ तो पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कैसे कैसे होगा। मास वास तो किसी का दिया हुआ है नहीं, है ना? इस बड़े वाले का मास ले लो, एम कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट लगाओ, ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 9th 10th में भी पढ़े। एक मटेरियल है, उसका क्या फिक्स रहेगा? उसमें से कोई हिस्सा काट कूट भी दिए तो डेंसिटी फिक्स रहेगा, बिना डेंसिटी के क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, है ना? तो डेंसिटी तो फिक्स होगा। मटेरियल है, काट कूट के उससे क्या, मटेरियल का डेंसिटी फिक्स रहेगा। तो डेंसिटी और स्फेरिकल टाइप का है डिस्क, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लेंगे, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम है 4/3 पाई आर, इसका 2r एक्चुअली में, है ना? इसका मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 8 आर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? अब जो जिसको काटे हैं उसका मास m डैश ले लो, जो तुम्हारा मर्जी, m डैश ले लो। जिसको काटे हैं उसको, उसका मास कितना होगा? m डैश। डेंसिटी या तो सेम रह जाएगा, वॉल्यूम में अंतर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? तो ये कितना हो गया? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो m बराबर क्या लिख सकते हो? रो 4/3 पाई आर क्यूब के जगह पर m हो गया, मतलब 8 टाइम्स ऑफ, और यू कैन से m डैश इज m/8, मतलब लगा रहा हूं, पहले थोड़ा सोच में। डिस्क वर्ड 2 डायमेंशनल होता है या 3 डायमेंशनल होता है? डिस्क 2D होगा कि 3D होगा? लिखा हुआ नहीं। ओह अच्छा, हम यहाँ मिस कर गया वर्ड। सर्कुलर डिस्क का, इसको 2D में लेके चलना पड़ेगा, 2D में लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो सब गलत तो बता देगा। ठीक है, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डेंस, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जहां पर वॉल्यूम वाले का काम होगा वैसे बनाएंगे इसमें, मतलब अगर वॉल्यूम पर अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो पूरे वाले का मास अगर m होता तो छोटे वाले का m डैश कितना हो जाता? छोटा वाला जो है m/8 हो जाता। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो, बट क्वेश्चन में ये वर्ड सर्कुलर डिस्क मेंशन कर रहा है, मतलब शायद ये इसके वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर भी अंतर हो जाएगा आंसर में, तो थोड़ा सा ठीक है, इसके लिखा नहीं होना, इसे देखते हैं। एरिया के हिसाब से बात करते हैं, एरिया के हिसाब से बात करते हैं। पहले मास कितना, पहले एरिया कितना था? पाई आर नहीं था, 2r। इस पर हम लोग माने कि m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? मतलब पाई इंटू 4, इस पे मान लिए कि m मास है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो इसका पाई इंटू आर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा? m/4। अरे समझ, अरे आ रहा है, मतलब ये अगर m है तो ये वाला कितने का हो गया? m/4। अगर वॉल्यूम पर होता तो m/8 हो जाता। ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। सर्कुलर वर्ड मेंशन कर रहा था इसलिए एरिया पर जाना पड़ गया।
स्फेरिकल डिस्क होता तो वॉल्यूम पर जाते, सर्कुलर वर्ड लिखा है इसलिए 2D ही मान करके बनाना है। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है 2D पे बनाना, 3D पर नहीं बनाना। क्वेश्चन में मेंशन्ड है, समझ में आ रहा है सबको? नहीं तो सर्कुलर वर्ड नहीं भी बोल सकता था, बट बोला है मतलब सर्कल 2D पर बनाना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर ये m है मतलब जिसको काट के हटाए वो कितने का हो गया? m/4। तो बचा हुआ का मास कितना हो गया? तो कितना हो गया? m में से m/4 3m/4। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मतलब अब हमारे पास एक m/4 वाला था और एक 3m/4 वाला था, ठीक है? परसों आप लोग ये दो मास सिस्टम का हो गया। दो मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर ऐसे O पर हो, परसों किए थे आप लोग ज्यादा समय, इक्वल मास m1 m2 परसों किए, देख लोगे कभी। हाँ, m1x1 इक्वल टू ये किया हो परसों। अरे समझ में? तो इस हिसाब से बताओ, तुम्हारे पास में दो मास सिस्टम है, वो पॉइंट यहाँ पर है, बताओ इसका मास था m/4 और ये कितने दूरी पर था यहाँ से यहाँ पर? इसका मास कितना आया? कितने दूरी पर है? और यहाँ पर होने पर सेंटर ऑफ मास, ये अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है? क्या हो जाता? परसों आप लोग किए हैं, अगर यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास है तो फिर m/4 इंटू r m1x1 इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1/3। हाँ सॉरी 1/3 आ रहा है, 1/3 ना। अल्फा इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है समझ में, है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना होगा। काट के यहाँ पे सर्कुलर है तो ये हो गया, स्फेरिकल होता तो समझ ही रहे हो, ये m/8 हो जा रहा था एक्चुअली में, तो बचा हुआ 7m/8 हो जाता है ना। तो m/8 इंटू r बराबर 7m/8 इंटू फलाना, तो वो फलाना निकाल सकते हैं। तो ये देखना सर्कुलर डिस्क पर है या फिर वॉल्यूम 3D पर है, वो तुमको क्वेश्चन देकर समझ में आएगा, ठीक है? सर ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, समझ में आया ये? ठीक है, लिखो। तो एक खुद से बना के देखो तो जरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर से सर्कुलर डिस्क का रेडियस कितना है आपकी? 21 सेंटीमीटर। उसको रिमूव कर दो, किससे? एक बड़ा सर्कुलर डिस्क, इसका रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। कहां से कट किए? 1h से ही कट किए। अभी भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वही रहेगा कि शिफ्ट कर जाएगा? ऑब्वियसली शिफ्ट कर जाएगा। और थोड़ा बड़ा बॉडी है, 28 से कहीं आधा से भी बड़ा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, कहीं करेगा, लिखा हुआ है। कहां करेगा नहीं है? तुम बताओ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज एट डैश सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क। इसी तरफ जाएगा, कितना सेंटीमीटर जाएगा वो तुम बताओ। दिस इज डैश, दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9। एक बार करके देखो, हार्ड मत करो, हार्ड का उपाय निकालो। क्वेश्चन टफ है मत बोलो, बनाओगे कैसे वो बताओ, ठीक है? करके देखो फटाफट। चलो बना दो, बड़ा बनेगा, मैं ये सब नहीं बना रहा हूं, तुम लोग देख लेना। ये सब बड़ा सा बनेगा क्योंकि 28 21 है ना। गोल काट के बड़ा बना लो, मैं नहीं बना रहा, इसी में खत्म कर देता हूं। मासवा m ले लेते हैं। तो पहले रेडियस कितना था? 28, तो पाई आर स्क्वायर, इस पर कितना मास मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है? m। तो पाई इंटू 824 कितना था? 784। इस पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? m है ना? थोड़ा लैंग्वेज लिख लेना, ऐसे शॉर्टकट में मत कर देना। अब हमें कितने में चाहिए? पाई इंटू आर स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, इस पे कितना मास होगा? ठीक है, तो पाई इंटू 784 में 1 मतलब m होता है, तो 1 पे m/784 पाई। मेरे को इतना चाहिए, इस पे कितना होगा मास? m/784 पाई इंटू 441 पाई, है ना? यही आएगा हो। कितने बार में कटता है? 9m/16। कितना? 9m/16। 9/16। किसके टेबल में करता है? अच्छा किया नहीं तो 49 के टेबल में कटेगा। नहीं क्यों? तो 49 के टेबल में कटेगा। 9 बार में और 16 बार में।
तो ये 9m बाई 16 हो गया। m से 9m बाई 16 तो बचेगा कितना? आज का भी नंबर लगाया मम्मी होगी पूछो ना। अरे मैं क्या करूं पूछो ना। अरे तुम कटाओ ना देंगे मम्मी। अरे तुम ऑन है। हाँ तो 9m बाई 16 तो कितना हो गया m? तो ये हो गया 9m बाई 16 कट गया ना, तो बचा कितना? 7m बाई 16। तो फिर बताओ कैसे कैसे क्या होगा? हाँ ठीक है। तो यही डायग्राम ऐसे बने, ऐसे बड़ा डायग्राम बनेगा, थोड़ा अच्छे से बना लेना। फिर ऐसे दो बॉडी है, इधर है 9m, इधर और ये दिया हुआ था। ओ हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल 28 में से 21। तो डायग्राम थोड़ा बनाना ही पड़ेगा इसके लिए। डायग्राम बनाओ, बिना डायग्राम के नहीं पता चले। इसको मिटा दे रहा हूँ, उसी में बन जाता, पर थोड़ा डायग्राम बना लो। ये ऐसे था, इसका रेडियस कितना था? कहीं यहाँ पर आता 28। डायग्राम बना लो दोबारा से। ये इसका सेंटर, ये 28 काटे हैं कितने वाले को? 21 को। थोड़ा बड़ा ही 28 में से 21 काट दिए, थोड़ा बड़ा कट गया। पहले यहाँ सेंटर ऑफ मास था, तो ये कट ही गया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा? कहीं इधर। ओ डैश कहाँ गया वही तुम्हें बताना है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी तुम्हें बताना है कितना होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताएंगे। तो दो बॉडी है तुम्हारे पास, सेंटर ऑफ O है, ये O है, दो बॉडी है। एक कितना था? ये जो काट के हटाए थे कितना था? जो काट के हटाए वो है 9m बाई 16। तो बचा हुआ कितना हो गया? 7m बाई 16। अब इसका नाम था O डैश, इसका नाम है O डबल डैश। ये दूरी अब देख के पता चलेगा। ये देखो 28 है, में से ये 21 कट रहा है, ये कितना बच रहा है? ये 7। ये वाला तुमसे पूछा गया है कहां पर होगा? x है ना, ठीक है। अब बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 6 को ही बता रहा, 6 कैसे? ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास, अभी कल परसों के क्लास में बताया गया था, दो सिस्टम ऑफ मास, बीच में सेंटर ऑफ मास। तो वहां पर क्या होता है? m1x1 इक्वल टू m2x2। तो कर लो 9m बाई 16 इंटू 7, 7m बाई 16। दिस x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इधर से इधर 9 सेंटीमीटर दूरी पर ये खिसक जाए। तो ये सब हो गई सेंटर ऑफ मास की बातें। एक दो क्लास और सेंटर ऑफ मास को सीखो, तब जाकर के हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे। रोटेशन मैकेनिक्स में, ग्रेविटेशन में, कोलिजन में, वर्क एनर्जी पावर में, थर्मोडायनामिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, सेंटर ऑफ फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, रोलिंग मोशन में। ये सब टॉपिक छोड़ा हो ना, उन सब में सेंटर ऑफ मास का काम है। क्वेश्चन भी था किताब में। मोशन में रोलिंग मोशन थी, आप लोग याद करिए। मैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा। रोलिंग फ्रिक्शन बोला था पढ़ लेने के लिए, उसका क्वेश्चन नहीं बताया था, कारण था नहीं बताने का। उसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट का यूज पड़ता है इसी, बिल्कुल। तो आप ये समझे, ये ऐसा नहीं, ये आप करेक्टिव है। एक बार जब आप ये सीख जाएंगे तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे आगे आने वाले चैप्टर में भी है, और पीछे जो जो मैं पढ़ा दिया उसमें भी है। तो सेंटर ऑफ मास को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।